सो हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं क्वेश्चन के साथ जो कि एरियाज चैप्टर का है। तो एरियाज चैप्टर के वैसे तो यार मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते नहीं क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े से आपको चैलेंज कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा थिंकिंग लेवल बढ़ा सकते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद तो डिफरेंशियल इक्वेशंस काफ़ी इजी चैप्टर है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं उनको ही कवर अप किए करेंगे, ताकि थोड़ा मतलब ऐसा रहे ना कि आप लेवल अप कर सको। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके साथ मैं थोड़ी थ्योरी भी बताऊंगा ताकि आपकी क्लैरिटी रहे एरियाज चैप्टर को लेकर। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता आप एरियाज चैप्टर को काफ़ी लाइटली ले लो और फिर उसके बाद इसमें आपको दिक्कत हो। तो काफ़ी क्लैरिटी से मैं आपको एरियाज चैप्टर का बेसिक्स बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले एरियाज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद एरिया। देखो, एरिया हम कह सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर, लेट्स से एफ ऑफ एक्स मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट्स से ए टू बी डी एक्स ऐसे इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पे इन ऑन ग्राउंड्स क्या होता है कि यहाँ पे मेरा लेट्स से वाई एक्सेस हो गया एंड यहाँ पे एक्स एक्सेस हो गया। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो लेट्स से मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है। तो ये मेरे पास आ गया लेट्स से पॉइंट ए एंड लेट्स से पॉइंट बी। तो इस कर्व का जो कि मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस जो कि ये वाला एरिया होगा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं जैसे मैंने यहाँ पे इंटेग्रल की फॉर्म में करा। अब यहाँ पर जैसे आप आपको एरिया पता लग गया। ठीक है, मतलब अगर आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो आपको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एरिया मिलता है। ठीक है, तो लेट से मैं आपको ऐसा बोलूं कि इंटीग्रेशन, लेट से मैं कह रहा हूं, तो आप अच्छा एक चीज मैं बताता हूं। तो देखो, एफ ऑफ एक्स मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा कर्व था, तो मैं एफ ऑफ एक्स को y लिख सकता हूं। तो मतलब मैं इस इंटेग्रल को ए टू बी वाई डी एक्स लिख सकता हूं ना। सही बात है। अच्छा देखो, इधर देखो, अब ये वाला भी एक एरिया है। एरिया एक्स डी वाई फ्रॉम सम लिमिट्स, लेट्स से x1 x2 या y1 y2 जो मर्जी लगा लो, ये अभी कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो लेट से मैं कुछ और रख देता हूँ ताकि समझ लग जाए। देखो, ये q है और ये p है। ठीक है, तो q से p जा रहा है, ये एक इंटीग्रेशन है। ये भी एरिया रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू y है। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, लेट से y इक्वल टू एक्स वाली फंक्शन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा, है ना। पहले वाले में कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका मतलब मैं इसका अगर ग्राफ बनाने जाऊँ तो ये कुछ ऐसे आता है कि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन मेरी कुछ ऐसी है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, लेट से मेरा यहाँ पर a आ गया, लेट से मेरा यहाँ पर b आ गया। तो ये मेरे पास हो जाएगा पहले वाला एरिया, है ना। ठीक है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मेरा ऑपरेटर एक्स है ना, डी एक्स, तो वो एक्स को आपको देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एरिया निकल रहा है। लेट से मैं यहाँ की बात करूँ, ये वाले की, तो ये वाला विद रिस्पेक्ट टू वाई है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, वाई है। तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो आपका कुछ ऐसा निकल सकता है। लेट से यहाँ पर आपका पॉइंट पी है, सॉरी क्यू है, और यहाँ पे पी है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा आपका, वो आपका होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। आपको दिख रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि क्या नोटेशन है। एक्स डी वाई है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंड वाई डी एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो पहली वाली है ना, ये वाली फॉर्म, ये सबसे ज्यादा यूज करी जाती है और आप इसको मोस्टली यूज करोगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए। लेकिन इस चीज पर एक बार गौर करके जरूर देख लेना, ये एक प्रेफरेंस है। ठीक है, मतलब होना तो मोस्टली यही है। ठीक है, जो पहला वाला है, लेकिन जो दूसरा वाला ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभार सवाल को बहुत ही ईजी बना देता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है कि वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू अगर इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, ठीक है, ज्यादा इजियर तरीके से हो रही है, तो आपको इसी को ट्राई करना है। ठीक है, आपको ज्यादा कैलकुलेशंस को अवॉइड करना है इस चैप्टर में क्योंकि यहाँ पे सच में कैलकुलेशंस हैवी हो जाती हैं अगर आप
स्टैंडर्ड तरीके से ही चलते हो। थोड़ा सा अगर क्रिएटिव रहोगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेट्स से अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप एक इलिप्स का एरिया निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? इलिप्स की इक्वेशन लेट्स से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? y को रिप्रेजेंट कर दो x की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा? y को रिप्रेजेंट करा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर स्क्वायर रूट और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे b का वो हो जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पे आपका a कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे आपका b कोऑर्डिनेट है। तो देखो यहाँ पे 0 से a तक अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? इंटीग्रेट 0 टू a। ठीक है, 0 टू a आपने इंटीग्रेट करा, b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो आप देखो ये प्लस और माइनस साइन में से मैंने प्लस वाला ऑप्ट किया क्योंकि मैं ये वाला एरिया निकालना चाहता हूँ। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे नीचे वाला एरिया चाहिए, मैं इसको ग्रीन से करता हूँ, लेट से मुझे ये नीचे वाला एरिया चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि फंक्शन मेरा नीचे वाला हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ऊपर वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो लेट से मैंने बोला कि पूरे एरिया निकालो इस पूरे का, तो आपने तो सिर्फ येलो पार्ट का निकाल दिया, ये तो येलो पार्ट का है। तो देखो, ऑब्जर्व करो कि एक्स वाई एक्सिस जो हैं वो इलिप्स को सिमेट्रिकली बांट रही हैं। मतलब एरिया ऑफ रीजन 1, 2, 3 एंड 4 इज इक्वल। अगर सिमेट्री है किसी फिगर में तो उसको इस्तेमाल करो। मतलब एरिया ऑफ 1 निकाल लिया आपने, येलो एरिया निकाल लिया, तो अगर आपने इलिप्स का एरिया कहना है तो इलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा? इलिप्स का एरिया हो जाएगा आपका 4 टाइम्स येलो पार्ट। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन क्या बन गई? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर dx। क्लियर है? तो मतलब आप एसेंस समझ गए। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो अगर y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया आसान कैलकुलेट हो रहा हो तो उसको ट्राई करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इज यूज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसा भी करते कि चारों का एरिया निकालते ऐड करते, है ना? जो शुरुआत में बच्चे होते हैं ना वो जनरली ऐसा ही करते हैं, और फिर उनको बताना होता है हमें कि बच्चों सिमेट्री का यूज करो, एरिया सेम होगा। ठीक है, तो या मतलब इस चीज को आपको यूज करना है। तो ये हो गए बेसिक्स। अब इस बेसिक्स में मैं थोड़ा और डेप्थ में जाता हूं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। एरिया का साइन कैसे होता है? ठीक है, एरिया का साइन। ठीक है, क्या एरिया पॉजिटिव आएगा, एरिया नेगेटिव आएगा, कैसे पता लगेगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ पे एरिया का जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो इंटेग्रल का साइन होता है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसके बारे में हम डेप्थ में एक बार बता देता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको इजी होगा एरियाज के क्वेश्चंस में कि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना, अगर देखो जैसे लेट से एरिया 1 ये आपकी इंटीग्रेशन 1 है प्लस A2, लेट से आपको ये और ये एरियाज ऐड करने हैं, लेकिन जो इंटेग्रल है, क्योंकि ये इंटेग्रल ही है ना, तो ये इंटेग्रल लेट से पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो इस गड़बड़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है? हर एक एरिया के साथ मॉड लगा देना है, मॉडुलस। तो उससे हर एक एरिया या जो आपका इंटेग्रल है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो आपका एरिया अच्छे से कैलकुलेट हो पाएगा, कैलकुलेशन एरर घट जाएंगे। लेकिन अगर आपको डेप्थ में जानना है तो भाई ओके, तो देखो भाई, इंटीग्रेशन A to B f ऑफ x dx। देखो वैसे तो
मैं इसको थोड़ा जनरलाइज नहीं करना चाहता, पहले तो स्पेशल रखते हैं। लेट से एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, क्लियर है। अगर नेगेटिव होगा तो वाइस वर्सा, ठीक है, मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। तो मतलब ऑपोजिट केसेस देख लेना। तो अगर पॉजिटिव है तो आपको रिलेशन देखना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव मैं कह रहा हूँ ये फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी के इंटरवल के लिए कह रहा हूँ कि ए और बी के बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव है अगर, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा, कभी भी जीरो नहीं हो रहा, ठीक है। लेट से एक दो बार जीरो हो रहा है, कोई चक्कर नहीं उसका, बट इट शुड बी मेजर पार्ट जो इसका है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगली बात आती है रिलेशन विद ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का रिलेशन क्या है आपस में। अब इस चीज को मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं और एक्स एक्सिस बनाते हैं। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। हम फिलहाल एक्स ऑपरेटर पे बात कर रहे हैं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हैं, तो ए और बी एक्स एक्सिस पे होंगे। तो यहाँ पे लेट से ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी जा रही है। तो ए टू बी यहाँ से कहाँ होगा, लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट हमेशा पॉजिटिव है, क्लियर है। लेफ्ट टू राइट जाओगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है ना, ऐसे याद कर लो, ठीक है, पॉजिटिव साइन होगा, क्लियर है। और अगर आपको इंटेग्रल का साइन जानना है तो उसका सिंपल सा ध्यान रखो, अगर आपका एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, ए और बी का जो रिलेशन है आपस में वो भी पॉजिटिव है ना, ए कॉमा बी का जो रिलेशन है आपस में वो भी पॉजिटिव है, तो इंटेग्रल पॉजिटिव, ठीक है, दिस इंप्लाइज इंटेग्रल विल बी पॉजिटिव। अगर मान लो फंक्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट चले जाओ, सही बात है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे इंटेग्रल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो आप बेसिकली ऐसे याद कर सकते हो कि प्लस प्लस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसे याद कर सकते हो। और एफ ऑफ एक्स अगर आपका नेगेटिव होगा तब भी आपको वाइस वर्सा पता लग जाएगा कि इस मल्टीप्लिकेशन रूल से क्या आ रहा है, क्लियर है। तो एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट टू अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव है हमेशा या फिर नेगेटिव है हमेशा, तो ए और बी के रिलेशन को जान के कि वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, उस हिसाब से आप बता सकते हो इंटेग्रल का साइन क्या आएगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं अपनी अगली चीज की। देखो एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू देख लिया, वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, ठीक है, एक्स डी वाई लिख लो या फिर एफ इनवर्स ऑफ वाई डी वाई, ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि आपका जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसको आप कैसे लिख सकते हो, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, क्लियर है। तो ये आपको बताता है एरिया विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका जब साइन देखना है, लेट से q टू p जा रहा है ये फिर से, तो इसका साइन कैसे देखते हैं इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी अच्छे से बता दिया मैंने। तो देखो y x, अब इस बार जो आपकी फंक्शन है ये एफ इनवर्स फंक्शन, ये अगर पॉजिटिव है उसका केस मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मैं ले रहा हूँ, अगर नेगेटिव होगा तो वाइस वर्सा कर लेना, उल्टा कर लेना केसेस को। अच्छा देखो पी टू क्यू, ठीक है, तो लेट से क्यू यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो ये ऐसे जा रहा है ना, फिलहाल फिलहाल ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे जा रहा होता तो नेगेटिव, क्लियर है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इससे आप फिर से इंटीग्रल का साइन निकाल सकते हो, एफ इनवर्स वाई जो है आपका, और आपका ए कॉमा बी का सॉरी क्यू कॉमा पी का जो रिलेशन है उसको आपने देख लिया। तो यहाँ पे आपको अगर लेट से ये पॉजिटिव है, ये तो आपका पॉजिटिव मैंने माना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई रूल से समझ लो या क्वाड्रेंट से समझ लो, जैसे मर्जी आपको मन करे। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, क्लियर है। और वाइस वर्सा कर लोगे, जब एफ इनवर्स नेगेटिव होगा उसका केस भी आप देख सकते हो, क्लियर है। अच्छा अगली बात करते हैं, जब इतना कुछ आपने समझ लिया अब मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ फिजिक्स के साथ। देखो फिजिक्स में ना आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होता है कि
ये जो मैंने आपको अभी बताया ये आपने अच्छे से पढ़ा होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपने एक प्रॉब्लम होगी करी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेशर होता है, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स तो याद है मुझे। यहाँ पे एक ना, क्या कहते हैं, वर्क या कुछ होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेस कहते हैं ना। तो देखो ऐसे प्रोसेस जा रहा है, तुम बोलते हो भाई ये देखो ये V1 है, ये देखो ये V2 है। ठीक है, फिर तुम इंटीग्रेशन पी डीवी करते हो। ठीक है, V1 to V2। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ये इसका ना साइन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहता है। देखो कैसे तुम्हें ये पता लग जाता है, तुम्हारा जो वर्क डन है, ये वर्क डन होता है ना मेरे हिसाब से। ठीक है, तो तुम्हारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तुम्हें पता लग जाता है। देखो कैसे, मान लो तुम ये पॉइंट पे हो, तुम यहां से यहां गए, इस पॉइंट पे तुमने देखा भाई एरिया क्या बन रहा है, ये देखो एरिया एरिया एरिया, ये बन गया मेरे पास पॉजिटिव। देखो थ्योरी यूज हो गई ना, फंक्शन तुम्हारे पास ये पॉजिटिव है, और V1 to V2 चले गए तुम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इंटेग्रल पॉजिटिव। अच्छा, फिर अगली बारी में क्या किया, तुम इधर थे, तुम यहां से ऊपर से गए और यहाँ पे गए। ठीक है, लूप कंप्लीट हो गया। अगला एरिया क्या आया भाई, अगला एरिया आया यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा एक्स एक्सिस तक, पूरा एक्स एक्सिस तक। ठीक है, पूरा एक्स एक्सिस तक आएगा। ठीक है, ग्रीन से थोड़ा ढक गया लेकिन आपको पता लग गया होगा। तो आपको पता लगा V2 से V1 चले गए, अब ये तो नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो मैं अगर ग्रीन वाले को A1 कह लूं, येलो वाले को A2 कह दूं एरिया, तो आपको मिला कि A2 - A1, क्योंकि A2 मेरा नेगेटिव है, A2 मेरा क्या है, नेगेटिव आया ना, समझे, क्योंकि V2 तो V2 से V1 चले गए। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चले गए, और फंक्शन पॉजिटिव था। अच्छा, तो ये आपका नेगेटिव क्वांटिटी है, ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपको एक और चीज पता है कि जो A2 का मैग्नीट्यूड है, A2 का एरिया है, ठीक है, A2 का जो एरिया है वो ग्रेटर देन है A1 के एरिया से। तो आप क्या कहते हो कि जब दोनों इंटेग्रल प्लस होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा ना। क्लियर है, तो आपका जो एरिया है इस अंदर वाले लूप का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एरिया नहीं, सॉरी, इंटेग्रल। ठीक है, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मेरे को थोड़ा सा वर्डिंग्स में, लेकिन समझ के रखना, एरिया पॉजिटिव है, इंटेग्रल नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है, अब इसी तरीके से हम आज का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में आपको मैंने एरियाज बता दिए, आप मेरे हिसाब से आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो देखो भाई इस सवाल को अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से करने जाओगे तो कैसे सोचोगे। आपको बोला है कि y = c, एक लाइन है, ये एक कर्व गिवन है, आपको बोला है फाइंड c सच दैट द टू शेडेड रीजन्स हैव इक्वल एरिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया 1 और ये वाला एरिया 2 दोनों बराबर हो जाएं, ये बताओ, है ना। तो कैसे करोगे, लेट से आपने पहली वाली डेफिनेशन यूज करी y/dx वाली, आपने बोला एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालूंगा, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची। ठीक है, यहाँ पे मुझे x कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, सही बात है, x1 पता करना पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व करके दोनों की, यहाँ पे x2, सही बात है, वो c की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, इट वुड बी इन c की फॉर्म। ठीक है, और ये भी c की फॉर्म में आएगा। और फिर तुम क्या करोगे, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, फिर इस कर्व का एरिया निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे, फिर ये शेडेड रीजन 1 का एरिया आएगा। यहाँ पे भी तुम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, फिर उसके बाद इस कर्व का एरिया निकालोगे, उसको, सॉरी कर्व का नहीं, इसका एरिया निकालोगे नीचे वाले का, और उसको माइनस करोगे तो इस एरिया निकलेगा 2 का। लंबा काम है ना, लंबा काम है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर एक बार तुम ट्राई करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, वाई के विद रिस्पेक्ट टू डरो मत, कोई डरावनी बात नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है, एक्स डी वाई लिखो, सही हो जाएगा बस। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि ये इनवर्स फंक्शन वाली बात हो जाती है, मतलब एक्स को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब ये कर्व तो आइसोलेट करने लायक ही नहीं है,
है ना, कितना मुश्किल है, तुम खुद देखो। है ना, y इक्वल टू एक्स मैंने इतना इजी एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? तो यहाँ पर ना बात आ जाती है कि आपने ना थोड़ी थ्योरी तो डेफिनाइट इंटेग्रल में पढ़ी होगी कि इनवर्स फंक्शन और एक नॉर्मल फंक्शन, मतलब एक फंक्शन और उसका इनवर्स, उसके बीच में एक फॉर्मूला होता है ना, होता है ना। बस उस फॉर्मूले को याद कर लो और ये सवाल हो जाएगा। लेकिन यह सवाल कैसे होने वाला है उसकी विजुअलाइजेशन मैं तुम्हें करा देता हूँ। तो देखो, ध्यान से देखना। वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू हम ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो जीरो है, डेफिनेटली ओरिजिन है ना। तो यहाँ से मैं गया और मैं यहाँ इस पॉइंट तक पहुंच गया। तो यहाँ तक मेरा एरिया क्या है, उसका साइन क्या है, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं। तो देखो, यहाँ पर तुम वाई एक्सिस में पॉजिटिव गए हो और तुम्हारा फंक्शन जीरो टू दिस x1 जो भी कहो तुम, तो ये यहाँ तक पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर तुम यहाँ पे x1 से रिलेट मत करो, तुम यहाँ पे ये कर्व से ऐसे गए यहाँ तक, तुम इसको लेट से 0 से c तक गए, ठीक है, वाई एक्सिस में। तो ये एरिया तुमने यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव रखी, फंक्शन भी पॉजिटिव है वाई एक्सिस पे, क्लियर है, इनवर्स भी पॉजिटिव है ना। तो यहां से तुम्हें आइडिया लग गया कि ये जो एरिया है, एरिया सॉरी इंटेग्रल है, ठीक है, 0 to c, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन एक्स डी वाई फ्रॉम 0 to c, दिस वन, है ना, वो क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे बात आती है कि लेट से मैं यहाँ पे आया, है ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैं यहाँ से यहाँ तक आया, तो मेरे पास एक एरिया ये बन गया जो कि मेरा क्या है, पॉजिटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है, डायरेक्शन पॉजिटिव थी, है ना। फिर मैं क्या करा, इस डायरेक्शन से इधर तक आया, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया। तो इधर से इधर तक आया मैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूरा एरिया कवर अप हो गया वाई एक्सिस से, ठीक है, और नेगेटिव में, ठीक है। तो तुम्हें पता लगा ये पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव क्या बना देगा, नेगेटिव दिस एरिया। तो यहां से तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये नेगेटिव है, ठीक है, एरिया नहीं, सॉरी सॉरी, इंटेग्रल, क्लियर है। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो अगर ये दोनों एरियाज बराबर हैं, यहां पे यही बोला ना, सी फाइंड आउट करो सच दैट एरिया बराबर हो जाए। तो यहां से मुझे पता लगा कि अगर मैं 0 से लेकर यहां से जाते जाते इस इंटेग्रल को इस पॉइंट तक ले जाऊं जो कि मेरा सी ही है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां से मुझे पता लगा कि मेरे पास सी तो ऐसा फाइंड आउट करना है कि ये चीज क्या हो जाए, 0, क्लियर है। यहां से ये वाला जो है ना एरिया, ये वाला, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन जब तुम इसके साथ प्लस करोगे इस क्या कहते हैं, इंटेग्रल को, ठीक है, दोनों इंटेग्रल्स को सम करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल एरिया है दोनों का, ठीक है ना। तो यहां से मुझे इसकी वैल्यू 0 पता लग जाती है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। यहां तक तुम पीक अटेन कर चुके कि एरियाज चैप्टर को बहुत ही डिटेल्ड में समझ चुके हो, समझ रहे हो कि एक एरिया पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एरियाज, सॉरी इंटेग्रल एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एरियाज बराबर है, दोनों इंटेग्रल्स का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है, दोनों का साइंस ऑपोजिट है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 0, है ना, मजेदार बात। तो यहां पर इस इंटेग्रल को तो 0 बना दिया है, लेकिन सी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, है ना। मतलब यहां पर मेरे पास जो कंडीशन है वो क्या है, मेरे पास कंडीशन आई इंटीग्रेशन 0 to c एक्स डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें इतनी देर से कहा कि भाई याद करो, इनवर्स फंक्शन का याद करो फॉर्मूला, जेई एडवांस्ड, जेई एडवांस्ड 2022 का PYQ उठा के देखोगे एरिया का, न्यूमेरिकल टाइप वाला, तो तुम्हें मिलेगा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल, डायरेक्ट सवाल। तो प्रॉपर्टी क्या है,
इंटीग्रेशन एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे मैंने y की जगह x लिख दिया, तो क्या गलत हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वहां पे चेंज ऑफ वेरिएबल अलाउड होता है, चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई इंटीग्रेशन है एफ ऑफ ए डी ए, तो मैं उसको इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। मतलब मैंने सिर्फ नाम बदला है, असली वैल्यू नहीं बदली। अच्छा, प्लस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ए टू बी, यहाँ पे एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी, इस फॉर्मूले को दिमाग में याद कर लो, कभी नहीं भूलना। ठीक है, कभी नहीं भूलना। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर तुम्हें याद नहीं आया तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। ठीक है, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे, पेपर में कंफ्यूज ही हो जाओगे पूरा कि भाई कैसे करूं मैं इनवर्स फाइंड आउट। ठीक है ना? तो यहाँ पे बस यही बात है मेन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कर्व क्या था, कर्व देख लेते ना। तो कर्व हमारे पास है y इक्वल टू 2x माइनस 3x क्यूब। तो कर्व है हमारे पास y इक्वल टू 2x माइनस 3x क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ पे x को मैं आइसोलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, क्यूबिक है ऊपर से, है ना। अगर क्वाड्रेटिक होती तो मैं कर भी देता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्यूबिक फॉर्मूला तो याद भी नहीं होता किसी को। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, और y लिखो, ठीक है, डी एक्स लिखो, एफ इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल वाली एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मुझे लिमिट्स को कंपेयर करना है, ये एफ ऑफ ए के बराबर है, ये एफ ऑफ बी के बराबर है। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ से ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? देखो ये पार्ट तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इनवर्स वाला पार्ट तो मुझे ज़ीरो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लूँ तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये मेरा y के बराबर है, तो यहाँ से मुझे मिला कि 2a-3a क्यूब इक्वल टू 0। ए को कॉमन निकाला, 2-3a² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पर a इक्वल टू 0 आ गया या तो, है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रूरी है। देखो इनवर्स फंक्शन के लिए भी यहाँ पे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन जाती है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो ये कुछ इनवर्स फंक्शन कुछ ऐसा सा, मतलब एक्चुअल फंक्शन इनवर्स फंक्शन कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है वो चीज़ देखना वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए तो मेरा ज़ीरो ही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो, ए ज़ीरो ही है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हमें हटानी होंगी। तो ए इक्वल टू 0 ही आ गया हमारे पास। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि जो बी है वो, सॉरी सी है, जो हमारे पास सी है वो हमारे पास आ गया 2b-3b क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसको हमें एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो b की वैल्यू हमें c की टर्म्स में ही मिल रही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब है तो है ना। अब ऐसी कंडीशन मिल गई तो ठीक है, इक्वेशन मान लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो, क्योंकि ये टर्म ज़ीरो है, प्लस इंटीग्रेशन ए तो हमारा ज़ीरो हो गया ना, ए को ज़ीरो मान लो,
ए तो ज़ीरो है डेफिनेटली। बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बी एफ ऑफ बी हमारा क्या है, एफ ऑफ बी हमारा सी के बराबर है ना, सी। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। अच्छा वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, 2x - 3x³ ओके। तो 2x - 3x³ dx, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to b है, इसको हमने क्या कर दिया, फिर हमारे पास आ गया x² - 3x⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा जाएगा 0 से लेकर b तक, तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया b² - 3b⁴ डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू b टाइम्स c। तो b की वैल्यू 0 होगी नहीं, वरना इंटेग्रल कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा इंटेग्रल का। तो b को हम फैक्टर काट देते हैं, b - 3b³ डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू c। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है ना, सही बात है ना, दो इक्वेशन बन गई। तो हमें यहाँ से ही c की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हो जाएगा सॉल्व आई थिंक सो। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना दोनों को। तो देखो भाई कैलकुलेशन, माइनस करते हैं या फिर इक्वल ही रख देते हैं, 2b - 3b³ इक्वल टू b - 3b की b³ है, b³ डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया b इक्वल टू, यहाँ पर बन गया 3b³ कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 1 - 1/4 जो कि 3/4 बनाएगा, तो 9/4 b³ इक्वल टू b। तो b क्योंकि 1 नहीं 0 नहीं है, तो यहाँ पे फैक्टर कैंसिल होगा, 1 यहाँ पे आएगा 4/9 इक्वल टू b²। तो क्योंकि b पॉजिटिव है ना, मैंने आपको ऊपर दिखाया है, देखो b पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, देखो यहाँ पे b तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में जो भी है। तो यहाँ पर b पॉजिटिव है, तो हमारे पास आ गया b की वैल्यू 2/3। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल सकता हूँ, c के आ गया मेरा 2/3 माइनस 3/4 b का क्यूब, तो ये आ जाएगा 8/27, यहाँ पे फैक्टर 2 बन गया, यहाँ पे फैक्टर 9 बन गया। तो यहाँ पे आ गया 9, 2 टाइम्स ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा ना, 3 - 1, तो ये बन गया 4/9। दिस इज आर आंसर। देखो आंसर तो निकाल लिया, काफ़ी अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन करके, अच्छी खासी मैथमेटिक्स लगा के निकाल लिया, लेकिन मेन पर्पस जो इस क्वेश्चन का था वो मत भूलना। एक तो ये मेरे को प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी लगती है जो जेई एडवांस 2022 PYQ में आई है, मतलब PYQ नहीं, पेपर में ही आई है, ठीक है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनाया था वो कि देख के ही बच्चा सोचे यार ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं पड़ी है ना, सोचने में ना आए, ठीक है। बच्चे इग्नोर भी करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन जेई एडवांस वाले फिर वहीं पे देखते हैं कि बच्चे क्या इग्नोर कर रहे हैं, फिर उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट टू अगर एरिया कैलकुलेट करना आसान है तो उसको कर दो, ठीक है, उसको ट्राई करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना इस तरफ से कि वाई एक्सेस में भी इंटीग्रेशन करके देख रहे हो कि क्या है, साइन आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, इनवर्स फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं एरियाज चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी बन जाएगा तुम्हारे लिए, वरना ये चैप्टर तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, ठीक है। जेई एडवांस वाले सवाल घुमाते हैं, 2023 में बहुत अच्छा एरियाज का सवाल था, और वो मेरे हिसाब से वही बच्चे कर पाए होंगे जो कहीं ना कहीं सोच पाते हैं एरियाज को अच्छे से, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है एरियाज के बारे में, और काफ़ी आपको पता लगा होगा, क्लैरिटी मिली होगी एरियाज कैसे वर्क कर रहे हैं, इंटेग्रल्स कैसे वर्क करते हैं, इंटेग्रल्स का साइन कैसे होता है, अगर आपको इंटेग्रल्स के साइंस से बचना है, ठीक है, और सिर्फ एरियाज फाइंड आउट करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड्यूलस यूज़ करो, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स पे, और आंसर सही आएगा।